सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में दो बैलों की जो कथा है, कथा का कहानी होता है, तो इस कहानी के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। दो बैलों की कथा, यह जो कहानी है, इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो लेखक का जीवन परिचय। सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। घर की आर्थिक तंगी तथा पिता की असामयिक मृत्यु के कारण इनका जीवन अभाव में बीता, क्योंकि अभाव में ही भाव पैदा होते हैं। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु महात्मा गांधी से प्रभावित हो असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वे पूरी तरह से लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इन्होंने गांव और शहर में जिस परिवेश को देखा, उसी का वर्णन अपनी रचनाओं में किया। इनकी रचनाओं में किसानों और मजदूरों की शोचनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में नारी की दुर्दशा, स्वतंत्रता आंदोलन आदि से संबंधित है। इनकी भाषा सरल, सहज तथा मुहावरेदार है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग आदि शब्दों का बहुत ही कुशलतापूर्वक इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण आदि पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादक भी किया है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो इनकी जो रचनाएं, जैसे मानसरोवर इनकी एक कहानी है जो कि 8 भागों में संकलित है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कुछ उपन्यास है, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, गबन आदि इनका उल्लेखनीय उपन्यास है। दो बैलों की कथा में जो दो बैल हैं, उनका जो नाम है हीरा और मोती। यह दो बैल हैं, परंतु यह दोनों बैल मानव के प्रतीक हैं, भारतीयों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से इस कहानी में नैतिक मूल्य उभर करके सामने आते हैं। क्योंकि जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, वे अपने लेखनी के माध्यम से समाज की जो परंपरा है या समाज का जो रीति रिवाज है या जो नैतिक मूल्य हैं, उसे
किसी न किसी तरह से समाज में जीवित रखने का प्रयास करते हैं। तो इस कहानी में जो दो बैल हैं, हीरा और मोती, इन दोनों के माध्यम से ही लेखक ने नैतिक मूल्यों को जीवित रखने का प्रयास किया है। आइए पाठ परिचय। इस पाठ का उद्देश्य क्या है, पर यह ध्यान रखिएगा कि यह जो कहानी है, इस कहानी को लेखक ने आज़ादी से पहले लिखी है और इस कहानी के माध्यम से आज़ादी के लिए जनमानस को जगाने का प्रयास भी किया है। तो दो बैलों की कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावात्मक रिश्तों का जीवंत और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो आदि, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं क्योंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। इसे प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। जिस तरह से हमारे देश के क्रांतिकारियों के द्वारा आज़ादी उनका स्वाभिमान था, स्वतंत्रता ही उनका स्वाभिमान था, तो उस स्वाभिमान के लिए उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, जिनके बार बार संघर्ष करने के उपरांत आज हमें आज़ादी मिली है। तो आज़ादी जो है अनायास नहीं मिलती है, इसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। जैसा कि इस कहानी में हीरा और मोती जो हैं, ये दोनों मानव के प्रतीक है, दोनों भारतीयों के प्रतीक है। तो इन दोनों के ऊपर झूरी का जो साला जो गया है, इन दोनों के ऊपर अंग्रेजों के समान ही अत्याचार करता है। जिस तरह से हमारे देश के क्रांतिकारी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, उसी तरह से इस कहानी में हीरा और मोती गया के द्वारा बार बार अत्याचार करने के उपरांत ये दोनों बैल जो भारतीयों के प्रतीक है, जो मानव के प्रतीक हैं, जो कि उस गया के सामने घुटने नहीं टेकते हैं अपितु संघर्ष करते हैं, जिससे कि इस कहानी के अंत में उन दोनों बैलों को आज़ादी मिल जाती है। वे स्वतंत्र हो जाते हैं गया के घर से। तो इस तरह से लेखक ने आज़ादी से पहले इस कहानी को लिख करके आज़ादी के लिए जनमानस को जगाने का भी प्रयास किया था। तो लेखक ने दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को तत्कालीन परिवेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया था। यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है। आप लोग सोचेंगे नहीं, यह कहानी जो है अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की भावना से किस प्रकार से और कैसे जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह से हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, आज़ादी उनका स्वाभिमान था, वे मिट गए पर अपने स्वाभिमान को मिटने नहीं दिए। यहाँ तक कि अंग्रेजों के द्वारा उन क्रांतिकारियों के ऊपर बार बार अत्याचार हो रहे थे, परंतु वे उनके सामने घुटने नहीं टेकते हैं। उसी तरह से इस कहानी में हीरा और मोती जो बैल हैं, इसमें झूरी का जो साला जिसका नाम गया है, इन दोनों बैलों के ऊपर अत्याचार करता है, अंग्रेजों के समान ही अत्याचार करता है। परंतु ये दोनों बैल जो हैं गया के सामने घुटने नहीं टेकते हैं और इस कहानी के अंत में इन दोनों बैलों को आज़ादी मिल जाती है और अपने मालिक झूरी के पास चले आते हैं। इसलिए यह जो कहानी है अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है। अब आइए
पात्र परिचय। पात्र परिचय तो हीरा, मोती, झूरी, झूरी का साला जिसका नाम गया है, झूरी की पत्नी, भैरव की लड़की, गधा आदि इस कहानी के पात्र हैं। जैसे आदि इन पात्र की जो विशेषता है, उन विशेषताओं के विषय में आप अध्ययन करेंगे। तो हीरा, हीरा जो है पछाई जाति। पछाई जाति का मतलब ये होता है कि जैसे हरियाणा से जिन बैलों का जो संबंध होता है, यह कहा जाता है कि यह पछाई जाति के हैं, क्योंकि वहाँ के जो बैल होते हैं बहुत ही सुडौल होते हैं। तो हीरा पछाई जाति का सुंदर, सुडौल, मेहनती, सहनशील, धैर्यवान, सच्चा मित्र, नैतिक मूल्यों को मानने वाला बैल है, जो कि ये पशु होते हुए भी अपने कर्तव्य की बात करते हैं। नैतिक मूल्यों को समाज में जीवित रखने का प्रयास करते हैं, जो कि एक पशु हैं, इस पर भी यह पशु होकर के भी अपने नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। जैसा कि हीरा की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वह एक सच्चा मित्र है, सहनशील है, धैर्यवान है। जैसे इसमें मोती जो है वह जिद्दी स्वभाव का है, विद्रोह के प्रति आक्रमण करने वाला है, विद्रोह के प्रति अत्याचार करने वाला है। ऐसे स्थिति में जो हीरा है वो मोती को वह समझाता है। इस तरह से समझिए कि इस कहानी में हीरा जो है राम का प्रतीक है एक तरह से देखा जाए तो, और मोती जो है लक्ष्मण का प्रतीक है। अब आइए मोती। मोती पछाई जाति का सुंदर, सुडौल बैल, काम में होशियार, काम से जी अर्थात मन चुराने वाला नहीं, काम में होशियार, शक्तिशाली, अत्याचार के प्रति विद्रोह, परोपकारी, दयालु, करुणायुक्त, त्यागी तथा एक सच्चा मित्र है। जैसा कि मैं बता दूं कि इन दोनों बैलों के माध्यम से, हीरा और मोती के माध्यम से किस प्रकार से और कैसे जो नीति विषयक जो तत्व उभर कर सामने आते हैं, जैसा कि आपको जब इस पाठ का सार में समझाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, परंतु संक्षिप्त रूप में आपको बता दे रहा हूं कि यह दोनों बैल जब झूरी का जो साला गया है उसके घर दोनों बैल रहते हैं, तो गया इन दोनों बैलों के प्रति अत्याचार करता है। तो गया का एक भाई था जिसका नाम था भैरव। भैरव की एक लड़की थी, इस कहानी में उसका नाम नहीं आया हुआ है, परंतु उसकी सौतेली जो माँ थी वो मर गई थी। जिस तरह से उसकी सौतेली माँ उस लड़की के ऊपर, भैरव के छोटे भाई, गया के भाई का नाम था भैरव, उसकी एक लड़की थी, तो उसकी माँ मर गई थी और उसकी सौतेली माँ उस लड़की के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर वो अत्याचार करती थी। तो जिस तरह से गया उन दोनों बैलों के ऊपर अत्याचार करता था, उसी तरह से उस लड़की की जो सौतेली माँ थी उस लड़की के ऊपर अत्याचार कर रही थी। तो एक दिन, हालांकि दोनों का दुख समान होने के कारण उन दोनों बैलों के प्रति उस लड़की के अंदर एक आत्मीयता का भाव आ गया। आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन होता है। तो एक दिन मोती ने कहा, मैंने कहा ना जो मोती है वह अत्याचार का तुरंत विद्रोह करने वाला था, उसकी एक विशेषता थी, पीछे नहीं हटता था। एक दिन हीरा से कहा, क्योंकि उन दोनों के अंदर एक ऐसी गुप्त शक्ति थी जिस गुप्त शक्ति के माध्यम से वो दोनों परस्पर मुख भाषा में बातचीत कर लेते थे। एक दिन कहा, क्यों ना उस औरत को अपने सिंग पर उठा करके फेंक देते हैं। तो उस समय धैर्य का परिचय देते हुए हीरा ने कहा कि नहीं, यह पशु धर्म नहीं है कि हम पशु होकर के औरत जाति पर सिंग चलाएं, कि जहां पशु होते हुए भी जो अपने
जहाँ अपना धर्म नहीं भूलते, अपना कर्तव्य नहीं भूलते हैं, पर समाज में मनुष्य होकर के भी लोग अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। अब आइए झूरी। झूरी जो है हीरा और मोती इन दोनों का मालिक है, और झूरी एक मेहनती किसान है, जानवरों से प्रेम करने वाला है। बैलों के प्रति, हीरा और मोती इन दोनों बैलों के प्रति झूरी के हृदय में आत्मीयता एवं दयालुता का भाव है। आत्मीयता, अपनेपन का भाव है। यह समझिए कि झूरी जो है इन दोनों बैलों को अपने पुत्र की समान ही स्नेह करता है, प्रेम करता है। इसलिए उस आत्मीयता को पा करके यह दोनों जो बैल हैं, हीरा और मोती दोनों जो बैल हैं, यह झूरी से दूर नहीं जाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पशु जो मनुष्य ही किसी न किसी रूप में अपने प्रेम को प्रकट करता है, परंतु यह पशु के अंदर भी ये विशेषता होती है जो मनुष्य की उस स्नेह को, उस आत्मीयता को, उस भावात्मक लगाव को पा करके वे किसी न किसी रूप में वे अपने मालिक के प्रति या मनुष्य के प्रति किसी न किसी रूप में अपने प्रेम को अवश्य ही प्रकट करते हैं। अब आइए झूरी का साला। झूरी की विशेषता है कि इन दोनों बैलों के प्रति उसके हृदय में आत्मीयता का भाव है, परंतु जो झूरी का जो साला है, जिसका नाम गया है, वह स्वार्थी, अत्याचारी, क्रोध, पशुओं के प्रति, उन दोनों बैलों के प्रति या पशुओं के प्रति उसके हृदय में दया की कोई भावना नहीं है। इस कारण से इन दोनों बैलों के ऊपर वह अत्याचार करता है। अब आइए झूरी की पत्नी। झूरी की जो पत्नी है वह गुस्से वाली है। जैसा कि कहानी में जब मैं आपको इस पाठ का जो सार मैं बताऊंगा, तो जब दोनों बैल जो रहते हैं वह गया के घर से जब रस्सी तोड़कर झूरी के पास चले आते हैं, तो उस समय प्रातःकाल होते ही जैसे ही झूरी की पत्नी इन दोनों बैलों को देखती है तो क्रोध में आकर कहती है, ये दोनों बैल जो हैं नमक हराम हैं, कृतघ्न हैं। कृतघ्न का अर्थ होता है उपकार को न मानने वाला। अर्थात इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से गया के हृदय में उन दोनों बैलों के प्रति आत्मीयता का भाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है, उसी तरह से झूरी की जो पत्नी है उसके हृदय में भी इन दोनों बैलों के प्रति कोई भी आत्मीयता का भाव नहीं, इन दोनों बैलों के प्रति कोई भी लगाव नहीं है। अब आइए भैरव की लड़की। जो है दयालु है, परोपकारी है, शांत एवं गंभीर प्रकृति, सौतेली माँ की प्रताड़ना सहने कर बैलों के प्रति आत्मीयता का भाव है। जैसा कि मैंने कहा कि भैरव की जो लड़की है उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर अत्याचार कर रही थी, और गया भी उन दोनों बैलों के प्रति अत्याचार कर रहा था कहानी में। इसलिए उन दोनों का जो दर्द था, जो दुख था, एक समान था। एक समान होने का दुख, एक समान होने का उस लड़की के हृदय में उन दोनों बैलों के प्रति दया का एक भाव आ जाता है। एक छोटी सी नादान बच्ची थी, जब उसके अंदर दया का भाव आ जाता है तो अपने हिस्से की रोटी रख करके जब रात में सभी लोग सो जाते थे, जब चारों तरफ सोता पड़ जाता था, तो वह धीरे से दरवाज़ा खोल करके जा करके उन दोनों बैलों को एक एक रोटियां खिलाती थी। पर उस सच्चे प्रेम का प्रसाद ऐसा था कि एक एक रोटी खाने के उपरांत भी वे दोनों जो बैल होते हैं दुबले पतले नहीं होते। एक सच्चे प्रेम का प्रसाद था। आइए गधा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस कहानी जो है वह पशुओं के ऊपर ये कहानी निर्भर है, तो लेखक ने इस कहानी में पहले प्रस्तावना के रूप में पशुओं का ही परिचय दिया है, जिसमें पहले गधा है। तो गधा की जो विशेषता होती है कि बुद्धिहीन जानवर समझा जाता है।
किसके पास बुद्धि नहीं है। परंतु गधे की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह कभी क्रोध नहीं करता है, चाहे विषम परिस्थिति हो चाहे सम परिस्थिति हो, किसी भी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से वह कभी भी क्रोध नहीं करता है। परंतु गधे को छोड़कर अन्य जानवर की हम बात करते हैं, चाहे कुत्ता हो चाहे गाय हो चाहे बैल हो आदि, किसी न किसी रूप में जब उनके अंदर गुस्सा आ जाता है तो वह किसी न किसी रूप में अपने क्रोध को अवश्य ही प्रकट करते हैं। इसलिए इस कहानी में लोग यदि किसी भी व्यक्ति को यदि हमें मूर्ख कहना होता है तो उसे गधे की उपाधि देते हैं, कहते हैं कि गधा है। तो अब पाठ का सार, यह जो कि इस कहानी का जो पाठ का जो सार है, एक एक करके आप सभी लोग अगले दिन अध्ययन करेंगे। तो जो मैं लेखक परिचय, पात्र परिचय, पाठ परिचय आदि के विषय में बताया, तो इसका आप सभी लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, जिम्मेदारी के साथ आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो।